दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को लेखपाल भर्ती के बारे में विस्तार रूप से बताया था, उसी की तैयारी के सिलसिले को लेकर के मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। जीव विज्ञान विषय लेके आया हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने चर्चा की किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब बातों की चर्चा मैं वहां कर चुका हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में साइंस विषय को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से बनते हैं। आज यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी को। जो बायोलॉजी विषय हमारा है, ये क्या है, किन शब्दों से मिलकर के बना है, इन शब्दों के अंदर ही इस जीव विज्ञान नामक जो साइंस है उसके बारे में पूरी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, या इसको हम लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग्स ही लाइफ है, जीवन है। लाइफ का मतलब है जीवन और स्टडी का मतलब है अध्ययन। बायोस का मतलब है जीवन, लाइफ, और स्टडी का मतलब है अध्ययन। हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जीव या उसके जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पूछा जाए कि जीव विज्ञान क्या है। हालांकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक अपनी भूमिका से स्टार्ट करेंगे, हम एक जड़ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो किसी जीव या उसके जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की। तो वो वो पहले वैज्ञानिक हैं अरस्तु, जिन्होंने जीवों का अध्ययन किया। अपने जमाने में, मतलब जब अरस्तु थे, इनका जो वर्णन मिलता है 322 ईसा पूर्व के पहले, इन्होंने अपने जीवन में बहुत से जीवों का अध्ययन किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, या इसी को हम जंतु इतिहास के नाम से जानते हैं, जंतु इतिहास। जंतु इतिहास नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? अरस्तु ने लिखी। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे, एक महान ग्रीक दार्शनिक थे। इन्हीं के शिष्य जो कि चंद्रगुप्त, वो सिकंदर जो थे, इन्हीं के शिष्य थे, जो जिसने पूरे विश्व को जीतना चाहा और वो विश्व विजेता कहलाया। तो जंतु इतिहास या हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक अरस्तु ने लिखी। प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी, या हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है।
और अरस्तु ने ही पहली बार जीवों के बारे में अध्ययन किया था। 500 जीवों को, 500 जंतुओं को, उनके लक्षण, उनके आवास, वो कैसे प्रजनन करते हैं, इन सारे लक्षणों को इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में दर्शाया था। तो इस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा काम किया था और इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान जीव विज्ञान और यहाँ तक कि विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा काम इन्होंने किया था। अरस्तु को इसलिए जंतु विज्ञान का भी जनक इन्हें ही कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक इन्हें ही कहा जाता है और विज्ञान का भी जनक इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तीनों के जनक कौन है? अरस्तु है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने अध्ययन तो किया था, लेकिन उस समय इन्होंने बायोलॉजी शब्द का वर्णन नहीं किया था। जीवों का अध्ययन तो किया, जंतुओं के बारे में बहुत सारे लक्षण तो बताए, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द, जो कि आज हम लोग विषय के रूप में पढ़ते हैं, यह शब्द इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। यह शब्द सबसे पहले लैमार्क ने लैमार्क और ट्रेवीरेनस, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1802 में सन 1802 में लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने बायोलॉजी शब्द या जीव विज्ञान शब्द बायोलॉजी शब्द या जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की, शब्द का प्रयोग किया। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने पहली बार जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी, अर्थात इसका पहली बार प्रयोग किया था। तो ये रही बात जीव विज्ञान के इतिहास की, कहाँ से इसका उत्पत्ति होती है, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इसके अलावा एक पॉइंट और रह जाता है, आइए उसको समझ लेते हैं। जो बायोलॉजी होता है, जब लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने ही आगे चल करके अध्ययन किया और बताया कि जो बायोलॉजी है उसकी मुख्य दो शाखाएं होती हैं। उसकी मुख्य दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। दो शाखाओं में इसको विभाजित किया जा सकता है जीव विज्ञान को। जंतु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अपन लोग जो है जंतु हैं, हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन में आएंगे? जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे। और जितनी वनस्पतियां हैं, छोटे वनस्पतियों से लेकर के विशालकाय बरगद तक, सारी वनस्पतियां किसके अंतर्गत आएंगी? बॉटनी के अंतर्गत आएंगी। अब यहीं पर हम दो पॉइंट और जान लेते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग जान चुके हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस।
थियोफ्रास्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है और अरस्तु या अरिस्टोटिल, इनका एक और नाम है अरिस्टोटिल या अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई होंगी कि जंतु विज्ञान का जनक अरिस्टोटिल या अरस्तु को और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो ये बातें होती हैं जंतु इतिहास से संबंधित। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ ये आप याद रख सकते हैं, जो मैंने एक किताब का नाम बताया हिस्टोरिया एनिमेलियम, किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है। इसके अलावा बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन साइंस को समझने के लिए, शुरुआत करने के लिए उसका इतिहास जानना और भी ज्यादा जरूरी है। आगे हम समझते हैं दो शब्द जीव विज्ञान में खास यूज होते हैं। आखिर जीव क्या है, जीवन क्या है, सजीव क्या है, इसको समझ लेते हैं। जो सजीव होता है, आखिर सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? आप बचपन से जो प्राइमरी की जो क्लासेस होती, जूनियर की क्लासेस होती, वहां से आपको बताया जाता है सजीव निर्जीव में क्या अंतर है। जीव विज्ञान के हिसाब से अगर हम समझें कि सजीव क्या होते हैं, तो सजीव एक ऐसा संगठित पदार्थ होता है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, बस सुन लीजिए ध्यान से कि सजीव एक ऐसा संगठित पदार्थ होता है जिसमें जीवन को चलाने वाली सारी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। अब जीवन को ऐसी कौन सी क्रियाएं संचालित करती हैं? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, हम लोगों का में प्रचलन की क्रिया होती है, हम लोग छोटे होते हैं और छोटे से धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? हम लोगों में ग्रोथ पाया जाता है, हम लोग प्रजनन करते हैं, हम लोगों का जन्म होता है, जन्म के बाद में मृत्यु होती है। मतलब क्या हुआ? हम लोगों में जीवन चक्र पाया जाता है। ये सारी क्रियाएं अगर किसी मैटर में, अगर किसी पदार्थ में पाई जाती हैं तो वह हो सकता है सजीव। तो सजीव क्या है? जिसमें वह पदार्थ जिसमें सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं या संपन्न है। कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे एक उदाहरण हम लोग समझते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा, हमने अमीबा के बारे में पढ़ा। अमीबा एक जैसे गोंद होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज को चिपकाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पदार्थ है, लेकिन उसमें सारी क्रियाएं होती हैं। श्वसन भी करता है, वो प्रचलन भी करता है, प्रजनन भी करता है, भोजन भी ग्रहण करता है, सारी क्रियाएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो अमीबा जैसी सदृश रचना है, एक जिलेटिनस रचना वो होती है, उसमें कहीं हाथ पैर मुंह नाक कान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सारी क्रियाएं चूंकि हो रही होती हैं, इसलिए अमीबा को सजीव माना जाता है, अमीबा को सजीव पदार्थ माना जाता है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, उस मटेरियल में सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं? सजीव हैं। व्हाइट बोर्ड जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, ना तो इसमें पाचन होता है, ना तो इसमें श्वसन होता है। दैट इज नॉन लिविंग मैटर, मतलब यह निर्जीव है और हम लोग क्या है? सजीव है। इसके बाद में अगर बात आती है जीवन क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे जीवन क्या है, मतलब लाइफ क्या है,
हम लोग आपस में बोलते हैं परिश्रम ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, इन ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना ही तो जीवन है, समस्याओं को झेलना ही तो जीवन है, मेहनत करना ही तो जीवन है। लेकिन साइंस क्या कहता है, जैसे मैंने परिभाषा बताई कि वह पदार्थ जिसमें सारी जैविक क्रियाएं होती हैं उसे सजीव कहते हैं, और इसी जैविक पदार्थ में ही अगर सारी क्रियाएं निरंतर एक क्रमबद्ध तरीके से चलती रहें तो वही जैविक पदार्थ का जो टाइम होता है, जो उनकी प्रक्रिया होती है, उसी को हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और जो लाइफ है वो एक तरीके से एक एनर्जी है। जो सजीव पदार्थ होता है उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो लगातार क्रियाओं के द्वारा एनर्जी उत्पन्न होती है, वही क्या है, जीवन है, और कुछ नहीं। इसके बाद में ये तो मूलभूत बातें होती हैं। अभी हमने जीव विज्ञान को स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ भूमिका है इसमें। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि जीव विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे जंतु विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, साइटोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसी तरीके से बॉटनी में फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे, ऑलरिकल्चर पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। हम आपके सामने कुछ जो शाखाएं हैं उनको लिखने जा रहे हैं। तो ये जो है कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो जंतुओं के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से बॉटनी के अंतर्गत भी बहुत सी शाखाएं आती हैं। तो जो शाखाएं आती हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने थोड़े लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम बात करते रहेंगे। जैसे साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है, इसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से टैक्सोनॉमी है, यहाँ से क्वेश्चन जैसे बनता ही है कि फादर ऑफ वर्गीकरण या द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमी, जीवों का नामकरण, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, यहाँ से तो आपको एक सेक्शन ही पढ़ना है जिसमें पर्यावरण और उसके घटक, हम लोगों पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से ऐसे घटक हैं जो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से ऐसे घटक हैं जो वातावरण को लाभ पहुंचाते हैं, इन सब का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसको हिंदी में पारिस्थितिक, इसको जो है हिंदी में पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार से बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे माइकोलॉजी है, मतलब कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी, एक कई बार पूछा गया है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कि कीटों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत करते हैं, किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसी तरीके से इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन करते हैं। ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं, सीरोलॉजी सीरम विज्ञान, हेमाटोलॉजी रक्त विज्ञान, बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जो आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वहां पर हम थोड़े थोड़े ऐसे टॉपिक्स को लेते रहेंगे आगे। अब हम अपना जो पहला चैप्टर, मैंने कल सिलेबस में इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बताया था कि पहला चैप्टर हमारा है कोशिका, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की इकाई। आइए उस पर चर्चा करते हैं। कोशिका, सेल। कोशिका क्या है, सेल किसे कहते हैं? 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा में, यदि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे, अन्यथा 9th की क्लास में इसको जरूर पढ़े होंगे कि कोशिका क्या है, इसका महत्व क्या है। बगैर इसको जाने हम लाइफ के बारे में, जो उसके हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं हैं, उनको हम
आसानी से नहीं जान सकते हैं। तो कोशिका है क्या? तो एनसीईआरटी की किताब में एक छोटी सी परिभाषा लिखी है कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका जीवधारी की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये छोटी सी परिभाषा एनसीईआरटी की पुस्तक में देखने को मिलती है। यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक का मतलब फंक्शनल। तो कोशिका को जीवधारी की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है कि कोशिका जो है किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। यह एक परिभाषा है कोशिका के बारे में। अब आइए जानते हैं कि आखिर संरचनात्मक इकाई कैसे है और क्रियात्मक इकाई कैसे है। तो पहले हम बात करते हैं जो संरचनात्मक इकाई है यह क्यों है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि इधर हम उदाहरण लिखते हैं और इधर मैं इन शब्दों का स्पष्टीकरण करता हूं। जैसे हम लोगों का जो घर होता है, आप लोग जहां पर रहते हैं वो घर किससे मिलकर के बना है? तो वह घर बना है ईंट से मिलकर के, मूल रूप से। लेकिन सबसे पहले कमरे होंगे इसमें। ये कमरे किससे मिलकर के बने होंगे? दीवार से, कई दीवारें होंगी। और ये दीवारें किससे मिलकर के बनी होती? ईंट से मिलकर के बनी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा घर होता है उसमें कई कमरे होते हैं, तब घर का निर्माण होता है। और ये जो कमरे होते हैं, कई जब दीवारें मिलती हैं, कम से कम 4 दीवारें जब मिलती हैं तो कमरे का निर्माण होता है। और दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंट से मिलकर के बनी होती है। यदि ईंट ना हो तो दीवार नहीं बन सकती। यह घर की मूलभूत इकाई है। जिस घर में हम लोग रहते हैं उसकी मूलभूत इकाई क्या है? उसकी मूल इकाई है ईंट। ईंट के बगैर घर की कल्पना करना असंभव है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी है, उसका शरीर अंगों से मिलकर के बना होता है। अंगों को ऑर्गन्स कहा जाता है। और ये अंग किससे मिलकर के बने होते हैं? ये ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं। ऊतक से मिलकर के बने होते हैं, इसको टिश्यू कहा जाता है। और ये जो ऊतक होते हैं ये कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। तो जिस प्रकार घर की मूल इकाई ईंट है, उसी प्रकार हमारे शरीर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवधारी है, उसकी मूल इकाई क्या है? उसकी मूल इकाई कोशिका है, सेल है। सेल के बगैर शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, जब एक समान संरचना वाली, एक समान कार्य वाली जो कोशिकाएं इकट्ठा होती हैं, एक सामूहिक रचना बनती है। उस सामूहिक रचना को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब इसी प्रकार से कई ऊतक आपस में जब मिलते हैं, जिनकी संरचना और कार्य एक जैसा होता है, उनसे अंग बनता है।
और जब कई अंग बनते हैं तो अंग तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम ही हमारा क्या है? शरीर है, बॉडी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि जो हमारा हाथ है, इस हाथ में जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना एक जैसी होगी। हाथ से जो हम कार्य करते हैं, प्रत्येक उंगली कुछ न कुछ पकड़ने का काम करती है, मतलब इन सब की सारी जो कोशिकाएं हैं वो कार्य के रूप में समान है, इनकी जो संरचना है वो समान है। और इस प्रकार पूरी हथेली का निर्माण होता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऊतक मिलते हैं। और इसी प्रकार हथेली, कलाई, कोहनी और भुजा, पूरी भुजा का निर्माण होता है। और एक भुजा, दो भुजा, ऐसे बहुत सारे अंग मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया ना कि जिस प्रकार घर की मूलभूत इकाई ईंट है, उसी प्रकार शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है। यही कारण है कि कोशिका को जीवधारी की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। आगे समझते हैं कि क्रियात्मक इकाई कैसे। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोशिका जो है, हमने बताया क्रियात्मक इकाई कैसे है, उसको देखना है। क्योंकि जो कोशिका हमारी होती है, जैसे किसी चीज को हमें उठाना है, किसी वस्तु को उठाना, जैसे मैं ये मार्कर पकड़े हुए हूँ तो इसमें सारी उंगलियां एक साथ काम कर रही हैं। तो क्या ये उंगलियां काम कर रही हैं? अगर हम इसका बारीकी से अध्ययन करें, सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि उंगलियां काम कर रही हैं, मतलब इसके अंदर जो ऊतक है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस ऊतक के अंदर जाएंगे तो उसमें कोशिकाएं मिलेंगी। उन कोशिकाओं में पता चलेगा कि वो कोशिकाएं आपस में काम कर रही हैं। या जैसे हम पाचन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, रोटी एक बड़ा सा टुकड़ा खा लेते हैं, वो पेट के अंदर जाता है, आहार नाल में जाता है, और बड़ा सा टुकड़ा आसानी से पच जाता है। तो क्या आहार नाल ही पचा लेती है? नहीं, उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह उसको पचाती हैं। उसके बाद जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वहाँ पहुँचते हैं पोषक तत्व। और उन पोषक तत्वों का विखंडन कौन करता है? हमारा जो पोषक तत्व होता है, ग्लूकोज होता है, उसका विखंडन हमारी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया करती है। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया ही मुख्य पाचन कार्य के रूप में काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि पाचन या श्वसन, जैसे हम श्वसन करते हैं तो फेफड़े सिर्फ बाहर की वायु को भर लेते हैं और अंदर की वायु को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू बहुत सी कोशिकाओं में जाती है, वहाँ पे बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके बाद में श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसका मतलब इन सारी क्रियाओं में कौन भाग ले रहा है? भाग ले रही है कोशिका। इसका मतलब सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं? कोशिका के अंदर हो रहे हैं। इसलिए हम कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये इसलिए परिभाषा एनसीईआरटी में ये लिखी गई कि कोशिका जीवधारी की या जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है या क्रियात्मक इकाई है। आगे और कुछ चर्चा करते हैं, बस थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि कोशिका किस प्रकार की होती है। तो कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसकी जो खोज की थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो खोज की थी, इस कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम खोजा। इसकी भी बहुत बड़ी कहानियां हैं, हमें इतना डीप में नहीं जाना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कार्क, जो क्वेरकस नामक पौधा था, उसकी सूखी छाल को इन्होंने लिया और इन्होंने जो यंत्र बनाया था, सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, एक छोटा सा, जिससे कुछ चीजें बड़ी दिखाई देती थी, उसको इन्होंने देखा तो उसमें कुछ खटभुजाकार रचनाएं दिखाई दी।
जब इन्होंने कार्क के माध्यम से इसको देखा तो कुछ इस तरीके की रचनाएं दिखाई दी और इन्हीं रचनाओं को इन्होंने क्या कहा था, सेला कहा था। इन्होंने सेला कहा था, सेल नहीं कहा था। क्या कहा था, सेला कहा था। और आगे चल करके जब और इसका अध्ययन किया गया था तो इसी सेला का नाम सेल किया गया, कोशिका किया गया। तो छोटी सी पृष्ठभूमि है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। इसके आगे की जानकारी जो कि बहुत डिटेल्स में है, हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज हमने सीखा कि विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने बताने की आप लोगों की कोशिश की। आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।